नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने एनसीपी डायरेक्टर समेत वरिष्ठ अधिकारियों संघ की बैठक। चुनावी राज्यों में ड्रग्स के रोकथाम को लेकर चर्चा। चुनाव आगे बढ़ाने पर नहीं लिया जाएगा फैसला। कानपुर से इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार। छापेमारी में अब तक 257 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद। पूछताछ जारी। धर्म संसद में संत कालीचरण का विवादित बयान। महात्मा गांधी को दी गाली। हत्यारे गोडसे को किया नमन। केस हुआ दर्ज। आंदोलन खत्म होते ही राजनीति में कूदे किसान नेता। 22 किसान संगठनों ने बनाया नया मोर्चा। टिकैत बोले नहीं दूंगा साथ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की फिर बड़ी मुश्किलें। 14 दिन बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। जांच हुई तेज। सबसे पहले बात करेंगे चुनाव पर बड़े फैसले की। चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई। हालांकि अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को टालने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में ड्रग्स की रोकथाम के लिए एनसीबी डायरेक्टर को भी शामिल किया गया। बैठक का मकसद इन 5 राज्यों में ड्रग्स के इस्तेमाल पर रोक लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। बैठक में चुनावी राज्यों में सीमा पर सुरक्षा और चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर चर्चा की गई। सर, चुनाव आयोग ने आज किन किन अहम मुद्दों को लेकर बैठक की है? देखिए, जो सबसे अहम मुद्दा है वो मुद्दा है कि क्या चुनाव समय पे होंगे या कोरोना के खतरे को देखते हुए इसे पोस्टपोन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई उसमें चुनाव आयोग की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इसको तेज किया जाए। अब कॉमन सेंस क्या कह रहा है, लोग क्या चाहते हैं, कोर्ट क्या आदेश दे रहा है, ये सारी चीज़ों को इलेक्शन कमीशन को समझना होगा और देखना होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, कोरोना का तीसरी जो थर्ड वेव है उसका खतरा मंडरा रहा है, और दूसरी तरफ आप रैलियां भी करें, लोगों को मास्क पहनने के लिए आप प्रेरित भी करें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप अपील भी करें, और साथ ही साथ 5-5 राज्यों में चुनाव हो, वहाँ रोड शो हो, वहाँ पे रैलियां हो, तो ये दोनों बातें नहीं चलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदा साफ तौर पे कहा है कि लोगों की जान बचाना ज़रूरी है, इसलिए चुनाव को आगे पोस्टपोन किया जा सकता है। अब बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे, जिसके फौरन बाद ये जो सेकेंड वेव की वजह से क्या समस्याएं पूरे देश को झेलना पड़ा है, क्या वो खतरा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कमीशन अपने सर पे लेना चाहेगी? जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि शायद इस इलेक्शन को आगे पोस्टपोन किया जा सकता है। मार्च के बाद ये तय होगा कि तीसरी लहर जो है उसका क्या इम्पैक्ट है, कोरोना का क्या पोजीशन है, वैक्सीनेशन कहां तक हम कर पाए हैं, उसके बाद चुनाव हो तो बेहतर होगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर आयकर विभाग की सबसे बड़ी छापेमारी पर। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में जीएसटी इंटेलिजेंस ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जैन के घर से अब तक की छापेमारी में करीब 257 करोड़ कैश, ज्वेलरी और कई प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान कारोबारी पीयूष जैन के घर के अंदर तहखाना मिला और एक फ्लैट में 300 चाबियां भी मिली हैं, जिसको लेकर पीयूष जैन से पूछताछ की जा रही है। सर, पीयूष जैन के पास जो पैसा मिला है, क्या वो राजनेताओं का है? 5 करोड़ का कंपनी का मालिक 250 करोड़ कैश का मालिक कैसे बन गया? देखिए, 2-3 चीजें हुई हैं, नया डेवलपमेंट हुआ है। एक तो 14 दिनों की हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है, वो जेल में रहेंगे, उनसे पूछताछ भी होगी। और दूसरी बात, पीयूष जैन ने इस चीज़ को बाकायदा एक्सेप्ट कर लिया है कि जो तमाम कैश हैं वो उसके अपने हैं। अब इतना सारा कैश वो किस चीज़ के लिए जमा कर रहा था? आप जिंदगी भर खर्च नहीं कर पाएंगे इतना सारा कैश, और वो भी
कुरियर के साइज के डब्बों में उस हिसाब से आपने सिर्फ 500 रुपए के नोटों को क्यों जमा कर रखा है? अगर आपके पास इतने सारे कैश थे भी तो आदमी जगह को बचाने के लिए 2000 के नोट की गड्डियां रखेगा। 500 की गड्डियों को रखने का मतलब क्या है? दूसरी बात कि ये जो तमाम जो इसके ऊपर सियासत हो रही है वो लाजमी भी है। कुछ दिन पहले तक यही पीयूष जैन और इनके भाई जो पम्मी जैन हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी हैं, ये समाजवादी इत्र बांट रहे थे। अखिलेश यादव ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 22 फूलों से बना हुआ उस इत्र की मार्केटिंग की थी और इत्र के डब्बे के ऊपर उसके पैकिंग में अखिलेश यादव की तस्वीर भी थी। तो ये कनेक्शन तो जुटेगा ही। कोई भी पार्टी जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ है वो इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। और जो हिंदुस्तान में जिस तरीके से चुनाव होते हैं जिसमें कैश का इस्तेमाल बिल्कुल भरपूर हिसाब से किया जाता है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में होने वाला था। अब आगे तफ्तीश होती जाएगी। ये जो 300 चाबियां मिली हैं ये किस ताले की है, किस फ्लैट का है, किस खजाने का है, इसके ऊपर भी पीयूष जैन को कई सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जो भी हो, लेकिन इस केस की वजह से अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कालीचरण की काली करतूत पर। हरिद्वार के बाद रायपुर में भी धर्म संसद के मंच से अधर्म के बोल बोले गए। शिव स्तुति करने वाले संत कालीचरण ने मंच संभालते ही आग उगलना शुरू कर दिया। संत कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को नमन किया। जब कालीचरण के बोल दायरे से बाहर निकल गए तो धर्म संसद के संरक्षक राम सुंदर समेत कई संत आयोजन स्थल से बाहर आ गए। संत कालीचरण का ये वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया। वहीं रायपुर में संत कालीचरण के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। राहुल गांधी समेत कई विपक्ष के नेताओं ने गांधी पर बयानबाजी करने पर विरोध जताया है। सर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर संत कालीचरण की विवादित टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे? क्या ये टिप्पणी जायज है? देखिए, किसी भी संत के मुख से इस तरह की भाषा नहीं निकलनी चाहिए और गांधी जी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की गई है वो अवॉइड किया जा सकता था। आपको गांधी पसंद नहीं है, गांधी का आप क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र है, कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में लोग भगवान श्री राम को क्रिटिसाइज करते हैं, श्री कृष्ण को क्रिटिसाइज करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को क्रिटिसाइज करते हैं, तब तो इनको मिर्ची नहीं लगती। लेकिन जब आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो आपको भाषा की जो मर्यादा है उसको लांघना नहीं चाहिए। अब ये मसला शुरू हुआ हरिद्वार से और हरिद्वार में जिस तरह की बातें कही गई उसके बाद 76 वकील, और ये वकील कौन है? ये वही लेफ्ट लिबरल कबाल, वो इकोसिस्टम जो रात के अंधेरे में आतंकवादी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वही लोग आज ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस से कि सू मोटो लिया जाए। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताते हैं। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ आप गालियां दो, आप उनको रेपिस्ट आर्मी बताओ, तो उसको ये कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ये दोनों बातें तो नहीं चलेगी। गांधी का क्रिटिसिज्म कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई दुनिया में कोई सैक्रोसेंट हो गया जिसके खिलाफ कोई कुछ बोला नहीं जा सकता। जहां तक वैचारिक मसला है तो कोई सावरकर को गालियां देता है तो कोई गांधी को भी दे सकता है, कोई गोडसे को वो महान बता सकता है। अब आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी, ये जो कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, गोडसे को महान बनाने वाले के साथ महाराष्ट्र में आप सरकार में बैठे हुए हो, सावरकर को पूजा करने वाले शिवसेना के साथ आप वहां पे सत्ता की मलाई चाट रहे हो, और कोई संत कोई बात कह देता है तो आप उसके लिए दरवाज़ा खटखटाने पहुंच जाते हो सुप्रीम कोर्ट। क्या इस तरह के बयान
किसी मुस्लिम मौलवी मौलानाओं के द्वारा हिंदुओं के खिलाफ नहीं दिए गए? क्या ये लोग पहले इस तरह के लोग हैं कि जिन्होंने गांधी जी के खिलाफ इस तरह की बातें कही? हिंदुस्तान में क्रिटिसिज्म करने की आज़ादी है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो भाषा की मर्यादा वो खराब नहीं होनी चाहिए, और किसी संत के मुख से इस तरह की भाषा वो ठीक नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर किसानों की राजनीति पर। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करने वाले 22 किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने संगठन का नाम संयुक्त समाज मोर्चा रखा है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हमें व्यवस्था बदलने की जरूरत है और लोगों से इस मोर्चे का समर्थन करने की अपील करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि ये पंजाब के किसान नेताओं का निजी फैसला है, इससे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है और वो पंजाब में चुनाव लड़ने वाले किसान नेताओं के लिए प्रचार प्रसार करने नहीं जाएंगे। सर, क्या किसानों का ये आंदोलन राजनीति में एंट्री मारने के लिए ही था? देखिए, कैपिटल टीवी तो लगातार शुरू से ही कह रहा है कि ये सब फ्रॉड लोग हैं, ये किसान थोड़ी थे। ये शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं कि ये तो पॉलिटिशियंस हैं। पहले इनकी जमानत जब्त हो जाती थी, ये टिकैत अभी अचानक से इनको लग रहा है कि अन्ना हजारे बन गए हैं। ये भी तो चुनाव लड़ते थे। अभी 2 दिन पहले इनकी बैठक, इनकी मीटिंग आरएलडी के लीडर्स के साथ क्यों हो रही थी? आप क्या करना चाह रहे थे? तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब ब्लैकमेलर्स हैं। और क्या बात इन्होंने कह दी? व्यवस्था परिवर्तन करना है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब भी इन लोगों को मालूम है। व्यवस्था परिवर्तन का क्या मतलब है? संविधान बदलना। संविधान बदला जाएगा तभी तो व्यवस्था परिवर्तन होगा। आप संविधान बदलने के लिए आप ये काम कर रहे हो? अरे भाई, जिस व्यवस्था की वजह से तुम इतने दिनों तक ऑपरेट कर पा रहे हो, लोगों को ब्लैकमेलिंग कर पा रहे हो, इलेक्शंस के अंदर पैसे कमा पा रहे हो, उस व्यवस्था को बदलने आप चले हो क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई पंजाब में आप लोगों ने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है कि सरकार को आपने झुका दिया, मोदी सरकार झुक गई, कानून को वापस ले लिया। तो ये लोग खुद को समझ रहे हैं कि सब, मैं बार बार कह रहा था शुरू से, पहले दिन से, कि इन सबको अरविंद केजरीवाल बनना है कि जिस हिसाब से अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद वो चुनाव जीत गया, इन लोगों के मन में वही लालच है। लेकिन काठ की जो हंडी होती है वो बार बार नहीं चढ़ाई जाती। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर, वसूली गैंग के आका को लगे बड़े झटके पर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर देशमुख की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अनिल देशमुख फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में हैं। देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार के गठित किए गए चांदीवाल आयोग ने देशमुख पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। सर, अनिल देशमुख की क्यों बार बार न्यायिक हिरासत बढ़ा दी जाती है? वो इसलिए बढ़ा दी जाती है क्योंकि कोर्ट को लगता है कि भाई ये एक अपराधी हैं, इनके ऊपर जो केसेस लगे हैं वो उसमें दम है। ईडी की तरफ से जो बात कही जाती है, जो सबूत दिए जाते हैं, उसमें उनको लगता है कि बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि इनके जो 2 असिस्टेंट थे, उनके बारे में कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये तो प्रामा फेसी देखने से ही लग रहा है कि इसने पैसे लिए हैं। जब ये सारी चीजें जब हो रही हैं, इसमें बच पाना कैसे मुश्किल है। और ये जो 14 दिन का जो हिरासत और बढ़ा दिया गया है, वैसे मैं आपको बता दूं, मीडिया वाले बड़े, अखबारों में 2 दिन से चल रहा था कि आज तारीख मुकर्रर हुई थी कि आज अनिल देशमुख बाहर आ जाएंगे, अनिल देशमुख बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद कहेंगे देखिए हम तो पाक साफ है, हम सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, मैं तो कभी कभी किसी पैसे को छुआ नहीं, इसलिए हमको मोदी सरकार की तरफ से, सेंट्रल एजेंसी की तरफ से टारगेट किया गया। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको खबर बता दूं कि अगले सप्ताह, मतलब 1 सप्ताह के अंदर ईडी अपनी चार्जशीट दायर करने जा रही है, जिसमें अनिल देशमुख के खिलाफ वो जो सेल कंपनियों के जरिए ये पैसे का लेन देन कर रहे थे, जो 12 का 4, 42 का 1 चल रहा था, वो उसका भी चार्जशीट में मेंशन किया जाएगा। साथ ही साथ कौन कौन सा इंस्टीट्यूट खोल के किस तरह से दिल्ली, कलकत्ता और अलग अलग जगहों पे फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी, उसका भी खुलासा चार्जशीट में होगा। अब अनिल देशमुख के ऊपर जो केसेस चलेंगे, जब उनसे और भी पूछताछ की जाएगी, जब ये आरोप तय होगा, देखना यह है कि क्या अनिल देशमुख
अपने आकाओं के नाम लेते हैं या फिर ये सारे आरोप खुद अपने सिर पे लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, सर इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।